नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ सोनाली। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में जमकर गरजे अमित शाह, उद्धव ठाकरे को बताया धोखेबाज, कहा चुनाव आयोग ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। नीतीश कुमार के पीएम बनने के सपने पर रविशंकर प्रसाद ने ली चुटकी, कहा नीतीश से बिहार संभलता नहीं, देश संभालने चले। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने नहीं की पूछताछ, डिप्टी सीएम ने कहा बजट में बिजी हूं, सीबीआई से की और समय की मांग। हिरासत में ली गई वाईएसआर टीपी की चीफ शर्मिला, एमएलए नाइक के खिलाफ की थी अपमानजनक टिप्पणी। पाकिस्तान बना कंगालिस्तान, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने माना दिवालिया हो चुका है देश, बोले हम खुद ही करने होंगे आर्थिक सुधार। सबसे पहली खबर में बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उद्धव ठाकरे पर गरजने की। जब से इलेक्शन कमीशन ने शिंदे गुट को असली शिवसेना बताकर तीर धनुष का चिन्ह दिया है, तब से घमासान मचा है। आयोग के इस फैसले पर अमित शाह ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उद्धव ठाकरे का नाम लिए बगैर शाह ने उन पर तंज कसा, कहा 2019 के विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री पद साझा करने पर कोई सहमति नहीं बनी थी। उधर उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनका चुनाव चिन्ह चोरी कर लिया गया। इसी बीच कई सारी विपक्षी पार्टियां उद्धव के बचाव में आ गई हैं। इसी बीच संजय राउत ने आरोप लगाया कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, इसमें एकनाथ शिंदे सफल हो गए। इस षड्यंत्र को सफल बनाने के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। डॉक्टर साहब, संजय राउत के दावों में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, सब कुछ चला गया, लेकिन फिर भी वो अकड़, वो दंभ, घमंड, अहंकार वो गया नहीं। भाई 2000 करोड़ रुपए अगर खर्च हुए हैं तो उसका सबूत दो। आप तो आर्मी से सबूत मांगते हो कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या नहीं हुआ। इतना बड़ा आरोप आप लगा दोगे, वो भी हवा में। तो संजय राउत की कोई बात का भरोसा कोई नहीं करता। ये डिस्क्रेडिटेड लोग हैं, वो इसलिए क्योंकि जो अमित शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने दूध का दूध पानी का पानी किया। जब कहीं भी किसी भी पार्टी में इस तरह से टूट पड़ती है तो उसमें इलेक्शन कमीशन का फॉर्मूला बिल्कुल साफ है। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसमें कौन सबसे बड़ा धड़ा है, जो बड़ा होगा उसको वो चिन्ह और नाम मिलेगा। आपके पास विधायक है नहीं, आपके पास सांसद है नहीं, आपके साथ पार्षद है नहीं, तो फिर। लेकिन आज अमित शाह ने जो बयान दिया है, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को धोखेबाज बताया और जिस हिसाब से ये कहा कि धोखेबाजों को मैं माफ नहीं करता, क्योंकि धोखेबाजी को अगर माफ कर दी जाए तो धोखेबाज लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है और वो चुन चुन कर आज उन्होंने स्कोर सेटल किया। समझने वाली बात क्या है, ये जो बीजेपी और शिवसेना के बीच जो टूट पड़ी है उसके पीछे उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच एक कोल्ड वॉर, एक ईगो की लड़ाई थी। अमित शाह चारों खाने चित करने में उद्धव ठाकरे को सफल हुए हैं और अब तो उद्धव ठाकरे के लिए अपनी साख बचाना, अपनी आइडेंटिटी बचाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर वो बीएमसी चुनाव हार जाते हैं तो। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ बीजेपी को धोखा देकर अब उद्धव ठाकरे पछता रहे हैं, वहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा नीतीश का पीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी और उनकी लीडरशिप पर यकीन करती है। नीतीश ने कई बार निवेदन किया है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए, जबकि उनसे अपना राज्य ही नहीं संभल रहा। एक दिन पहले ही नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता पर जोर
दिया था और कहा था कि अगर कांग्रेस उनके बताए फॉर्मूले को लागू करने पर तैयार हो जाए तो 2024 में भाजपा 100 सीटों के अंदर सिमट कर रह जाएगी। डॉक्टर साहब, कौन से फॉर्मूले की बात करें नीतीश कुमार? देखिए, सठिया गए ये नीतीश कुमार बाबू। दिक्कत क्या है, ये ऐसा ऐसा फार्मूला लेकर के आ रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए पता नहीं कांग्रेस को किस दलदल में डालना चाहते हैं। इनका फार्मूला ये है कि जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहां वहां आप बीजेपी से लड़ो और बाकी के राज्यों में ये थर्ड फ्रंट वाले जो रीजनल पार्टीज है उसको दे दो। जैसे बिहार में सारी सीटों पे लड़ेगा कौन? तो आरजेडी और जेडीयू, और आप कांग्रेस पार्टी एक भी सीट पे ना लड़ो। तो इस तरीके से विपक्षी एकता भी बन जाएगी और बीजेपी 100 में सिमट के रह जाएगी। अब कांग्रेस वाले इतने तो बेवकूफ है नहीं, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान वो व्यक्ति दे रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं कि चुनाव के बाद किसके साथ रहेगा। और ऐसे खेल में अगर कांग्रेस पार्टी फंस जाएगी कि हर जगह जहां जहां लड़ना है वहां से तो हार ही जाएगी। वहां राजस्थान में सीधी सीधी लड़ाई है, 24 की 24 सीट बीजेपी के पास। मध्य प्रदेश में 1 सीट मिली पिछली बार। तो इस तरीके से तो आप बीजेपी के सीधे सीधी लड़ाई में आप खत्म हो जाओगे और बाकी लोग आपको दूसरे राज्यों में लड़ने देंगे नहीं। बंगाल में ममता पूरा लड़ जाएगी, उत्तर प्रदेश में आपको कुछ सीट नहीं मिलेगा। सब अगर इस फॉर्मूले पे चले तो मायावती और अखिलेश यादव लड़ेंगे। अब चुनाव के नतीजे आ गए हैं तो कौन किसके साथ होगा इसकी गारंटी नीतीश कुमार लेंगे? दूसरे की तो छोड़ दीजिए, अपनी गारंटी दे सकते हैं क्या? ये पलटू राम अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये नीतीश कुमार बकायदा लालू यादव और तेजस्वी यादव को बार बार इस तरह के बयान देकर के दिलासा दिलाना चाहते हैं कि जो हम लोगों के बीच करार हुआ था कि मैं दिल्ली जाऊंगा, मोदी से लड़ूंगा और पाटलिपुत्र को तुम संभालना, उसको ही रिएम्फसाइज करने के लिए इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की मति मारी जाएगी तभी वो नीतीश कुमार जैसे लोगों से इस तरह के सजेशन को एक्सेप्ट करेगी। जी डॉक्टर साहब, तीसरी खबर में बात करेंगे शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की। आज सीबीआई के सामने मनीष सिसोदिया पेश नहीं हुए। उन्हें दिल्ली शराब घोटाले केस में सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। सिसोदिया ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई ने बुलाया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें गिरफ्तार होने का डर नहीं, लेकिन वो इस वक्त बजट की तैयारियों में जुटे हैं। उन्होंने सीबीआई से आग्रह किया कि उन्हें फरवरी के आखिर में या फिर मार्च में कभी भी बुला सकते हैं। सिसोदिया के बहानेबाजी पर बीजेपी ने कहा कि वो सीबीआई के सवालों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी ताबड़तोड़ गिरफ्तारी कर रही है। बड़े बड़े नेता और शराब माफिया सीबीआई और ईडी की रडार पर हैं। डॉक्टर साहब, क्या मनीष सिसोदिया का नंबर आने वाला है? नंबर तो आ गया। वो एक डायलॉग है सोनी फिल्म का, जो डर गया समझो मर गया। डर गए ये। कल तो बड़ी बहादुरी के साथ अपने आप को शहीद भगत सिंह की औलाद बता रहे थे। कल का ट्वीट देखिए इनका। कल उन्होंने कहा कि मैं तो कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं, मेरे पास सारे सवालों का जवाब है। रात में किसी ने बता दिया कि उधर इंतजाम भी पूरी तरीके से तैयार है, आप जाओगे आपको पकड़ लिया जाएगा, तो आप कुछ बहाना टाल दो, बाद में हंगामा करेंगे। अभी दिल्ली में एलजी को लेकर के, तो अमित शाह को लेकर के, बीबीसी को लेकर के, तो पेगासिस को लेकर के कुछ न कुछ जरूर करेंगे। अभी तो माहौल को जब बना दिया जाएगा तब तुम्हारी गिरफ्तारी होगी। तो हम लोग यही कहेंगे कि देखिए, हम लोग मोदी सरकार के खिलाफ बवाल कर रहे हैं, इसलिए सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी तो अब तक हो गई होती, ब्रेकिंग न्यूज हम लोग कर रहे होते। अगर ये गया होता आज तो क्यों, इसकी वजह समझ लीजिए। सीबीआई के पास ये पुख्ता सबूत अब आ चुका कि मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी बनी, वो दरअसल कार्टेलाइजेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, एक तो नियम कानून की धज्जियां उड़ी, दूसरा आपने कार्टेलाइज किया, तीसरा लाइसेंस देने में गड़बड़ घोटाला किया, जिन लोगों को दिया उसमें गड़बड़ी की, और ईडी और सीबीआई के पास इस बात के सबूत है कि घोटाला भी हुआ, पैसे का भी बंदर बांट हुआ। कुल मिलाकर के 2830 करोड़
2,830 करोड़ रुपए का बंदर बाट हुआ है। ये सारे आंकड़े ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी ये डरा क्यों? एक दिन में 12 घंटा पहले वो कह रहा था कि भाई मैं तो जाने को तैयार हूं, मुझे किसी से डर नहीं है। लेकिन 12 घंटे में ऐसा क्या हुआ? 12 घंटे में हुआ ये कि इनको समझ में आ गया कि जिस तरह से साउथ इंडिया के एक एमपी को पकड़ा गया, फिर चीफ मिनिस्टर केसीआर की बेटी के सीए को पकड़ा गया, पंजाब में एक एक्स एमएलए के बेटे को पकड़ा गया, सब दिल्ली के शराब घोटाले में। आप देखिए कितना भ्रष्ट है ये आदमी। घोटाला दिल्ली में हो रहा है और तार कहां कहां जुड़े हुए हैं। सीए पकड़ा जा रहा है कि पैसे को कहां कहां सेट करना है कि ताकि कोई पता न चले, मनी ट्रेल के बारे में मालूम न चले। तो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। और जो बातचीत हो रही, जो पूछताछ हो रही है, कई लोग तो पोल पट्टी खोल चुके हैं, गवाह भी बन चुके हैं, सरकारी गवाह बन गए हैं। तो इन सवालों का जवाब ये कहां से दे पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, एक कहानी है जो सीबीआई ने निकाली है कि शराब घोटाले को अंजाम देने के लिए 156 फोन्स का इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करने के बाद उसे तबाह कर दिया गया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उन 156 फोन्स में 12-15 फोन मनीष सिसोदिया के पास था। तो जेल तो जाना इनका तय है। अभी जितना ये समय को आगे बढ़ाएं, जैसे नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने बढ़ाया था, उतनी ही तिहाड़ जेल के अंदर इनकी अवधि बढ़ती जाएगी। जी डॉक्टर साहब, तेलंगाना में वाईएसआरसीपी की चीफ वाईएस शर्मिला को हिरासत में लिया गया है। शर्मिला को एक सार्वजनिक रैली के दौरान महबूबाबाद के विधायक शंकर नाइक के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में हिरासत में लिया गया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए वाईएस शर्मिला ने महबूबाबाद के विधायक पर अपने वादे पूरे नहीं करने के लिए हमला करते हुए कहा था, आपने लोगों से कई वादे किए जिन्हें आपने पूरा नहीं किया। अगर आप अपने वादे पूरे नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कोजा हैं। डॉक्टर साहब, हिरासत में सिर्फ इसलिए लिया गया इस टिप्पणी की वजह से? नो, बिल्कुल नहीं। दरअसल शर्मिला जी जो हैं वो पद यात्रा पे निकली हुई है। ये कौन है? वाईएसआर रेड्डी की बहन है। अब जो इनके पिता थे वो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जी। और बड़े ही पॉपुलर थे, जीते भी थे। और उनकी जो वापसी हुई थी और जो जीत जो दर्ज हुई थी, वो ऐसी पदयात्रा से, जब वो विपक्ष के लीडर थे तो पूरे आंध्र प्रदेश की यात्रा उन्होंने की थी। अब टूट गया, आधा तेलंगाना आधा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में तो भाई बैठा हुआ है जी। बहन क्या करेगी? तो बहन जो है वो पदयात्रा पे निकल गई। तो ये तो सिर्फ एक बहाना है। आप ये समझिए कि जब से उन्होंने यात्रा शुरू की, हर दिन कुछ न कुछ वहां पे केसीआर साहब जो है इनके लिए मुसीबत खड़ी करते रहते हैं। कभी परमिशन नहीं देते, कभी कुछ नहीं करते। बहुत तरीके से इसको रोकने की कोशिश की जा रही है और उसी का ये नतीजा है। ये खबर आपने ली, अच्छा किया, क्योंकि एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव तेलंगाना में होने वाला है। दरअसल ये वही कहानी है जिस तरीके से कुछ लोग अपने अपने राज्यों को बपौती समझ लेते हैं। केसीआर ने भी तेलंगाना को अपनी बपौती समझ ली थी। अब वहाँ पे लोग उब रहे हैं और ये सब उस परिवर्तन का एक संकेत है। तो एक बहाना बनाया गया कि भाई आपने कोजा कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। भाई दिल्ली के अंदर कौन कौन आदमी क्या क्या नहीं कह रहा। अगर इस तरह की भाषा के ऊपर नेताओं को जेल के अंदर डाला जाए तो तिहाड़ जेल के अंदर में सिर्फ नेता लोग ही नजर आएंगे, फिर उचक्के बदमाश नजर नहीं आएंगे। तो बेकार की चीजें हैं। ये एक बड़े डेवलपमेंट, एक बड़ा बदलाव तेलंगाना में हो रहा है, उसको बाकायदा बता रहा है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर में बात करेंगे कंगाल हुए पाकिस्तान की। दिवालिया होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान इससे बचने के लिए बार बार
आईएमएफ से लोन मांग रहा है। इसी बीच खुद सेना रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने घोषणा की कि देश अब दिवालिया हो चुका है। मंत्री ने कहा कि हम सब एक डिफॉल्ट हो चुके देश में रह रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अब आईएमएफ भी हमारी मदद नहीं कर सकता, हमें खुद ही इसका समाधान ढूंढना होगा। डॉक्टर साहब, अब तो रक्षा मंत्री ने भी मान लिया है। मुझे लग रहा है कि रात में कुछ ज्यादा ही उन्होंने कुछ तरल पदार्थ का सेवन कर लिया होगा। सवेरे हैंगओवर में पता नहीं क्या क्या बोल गए। सरकार छिपा रही है अब तक कि दिवालिया हुए या ना हुए। अब रक्षा मंत्री स्वयं कह रहा और क्या और भी बहुत सारी चीजें कह गया। वो कह दिया कि मैं दिवालिया ऑलरेडी हो चुके। अच्छा, तो भाई ये सवा शरीफ वगैरह जो बाकी सब कुछ तमाशा चल रहा है वो क्यों चल रहा है? डिफॉल्ट हम लोग हो चुके, मतलब ये कि जो एक अपने आप में बता रहा है कि आईएमएफ के साथ इनकी बातचीत क्यों बंद हो जा रही है जी। क्यों पैसा आने का कोई नजर नहीं आ रहा, क्यों चाइना ने अपना हाथ खींच लिया। इन्होंने एक बात और कही जो मीडिया के शोरगुल में दबा हुआ है। इन्होंने कहा कि देखिए हमारी गलती क्या हुई, ये जो दहशतगर्द जो मस्जिद में बॉम्ब उड़ा रहे हैं, अभी तो चालू हो गया वहां पे, अब वहां पाकिस्तान की हालत हो गई है। दिस इज सच अ रोग स्टेट। क्या आतंकवादी संगठन कह रहा है कि महंगाई कम करो नहीं तो हम बॉम्ब फोड़ेंगे। मुझे बताइए क्या हालत बन गई है। तो इन्होंने रक्षा मंत्री ये कह रहा है कि भाई ये जो दहशतगर्द जो पाकिस्तान में घूम रहे हैं इसको तो हमने ही बनाया है। ये बहुत बड़ी बात कह गए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। और ये अपने आप में बता रहा है कि आपने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा और वही गड्ढा आपके लिए कब्र। यही कहानी है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान का कोई सीन तो नजर नहीं आ रहा है कि वो रिवाइव कर सके। एक तो पूरा मुल्क परेशान है, मुसीबत में है, और जो वहाँ के सियासत करने वाले लोग हैं जिनके पास सत्ता है वो और भी बड़े किस्म के जोकर किस्म के लोग हैं जो पाकिस्तान को और भी ज्यादा गर्त में लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।